विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। वीडियोज की सीरीज के इस भाग में हम देखेंगे पार्ट 5 जय प्रक्रम से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, छोटे आंसर हैं, उन्हें हम देखेंगे। अभी पूर्व में पार्ट 1 से 4 तक के जो छोटे प्रश्न हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उन्हें पब्लिश किया जा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी जरूर देखें। यह प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, उसमें उत्तीर्ण होने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो हम देखते हैं पार्ट 5 जय प्रक्रम, इससे संबंधित अध्याय के अंदर से जो प्रश्न निकाले गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर। जैसे प्रश्न पहला है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, हमारे जैसे बहुकोश के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? इसका उत्तर होगा, बहुकोश के जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रश्न तीसरा है, एंजाइम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जीवों में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न, विषमपोषी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित हैं? तो इसका उत्तर है, स्वपोषी पर आश्रित हैं। विषमपोषी जीव के उदाहरण हैं जंतु तथा कवक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है, तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण दिया गया है, 6CO2 + 12H2 = क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, C6H12 O6 + 6O2 + 6H2O का इसमें निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी घटनाएं संपादित होती हैं? इसका उत्तर होगा, पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर होगा, कच्ची सामग्री है CO2 या वायुमंडल से प्राप्त करता है। H2O जो मृदा से प्राप्त होता है, ऊर्जा जो सूर्य का प्रकाश से प्राप्त होती है, और क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है पौधा यहाँ से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा को किस रूप में संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न, पत्ती या लीफ की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों का नाम एवं कार्य लिखिए। तो पत्ती की सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। इनका कार्य होता है, यहाँ रंध्र के कार्य दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, यह रंध्र जड़ एवं तने पर भी पाए जाते हैं। और इसका दूसरा कार्य है बाष्पोत्सर्जन करना। तो रंध्र के यहाँ पर दो कार्य दिए गए हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, यह रंध्र का कार्य है। बाष्पोत्सर्जन करना, यह भी रंध्र का कार्य है। रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ रंध्र का नामांकित चित्र बनाया गया है, जिसमें रक्षक कोशिकाएं होती हैं, बीच में रंध्र होते हैं या खुला रंध्र है, और बंद रंध्र का भी चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें रक्षक कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न 11वां है, रंध्र में रक्षक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक रंध्र के दोनों ओर दो रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षक कोशिकाओं की भीतरी भित्ति मोटी एवं बाहरी भित्ति पतली होती है। अगला प्रश्न, वे जीव जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों या स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, उन्हें विषमपोषी कहते हैं वह एवं ऐसे पोषण को विषम पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल या बाहर एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, उन्हें स्वपोषी कहते हैं एवं ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में रंध्र कब बंद होते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। अगला प्रश्न है, पौधों में रंध्र खुलने में रक्षक कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं? इसका उत्तर है, रक्षक कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में रंध्र कैसे बंद होता है? इसका उत्तर होगा, जब रक्षक द्वारा कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। प्रश्न 17वां है, पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, विषमपोषी जीवों के नाम लिखिए। तो यहाँ विषमपोषी जीवों के नाम लिखे गए हैं। उत्तर है फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि। प्रश्न 19वां है,
ऐसे जीव के नाम लिखिए जो पौधों एवं जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि। अगला प्रश्न है, एक कोश के जीवों में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है? इसका उत्तर होगा एक कोश के जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर से विषण क्रिया द्वारा लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अमीबा किस रचना या अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा कोश की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में कूटपाद का क्या कार्य है? उत्तर होगा अमीबा में कूटपाद चलन एवं भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। एक कोश के जीव का नाम लिखिए जिसका आकार निश्चित होता है। तो पैरामीशियम एक कोश के जीव है जिसका आकार निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा लार या लाला रस। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की आमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है जठर ग्रंथि। मनुष्य की आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर होगा एमाइलेज। अगला प्रश्न है, आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले श्लेष्मा या म्यूकस का कार्य लिखिए। तो मनुष्य के आमाशय की जठर ग्रंथियों से जो श्लेष्मा या म्यूकस स्रावित होता है उसका कार्य है आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। अगला प्रश्न है, घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए क्षुद्रांत कैसी होती है? इसका उत्तर होगा लंबी क्षुद्रांत। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जानवरों जैसे बाघ की क्षुद्रांत कैसी होती है? उत्तर है क्षुद्रांत छोटी होती है क्योंकि मांस का पाचन सरल है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन मनुष्य में आहार नाल के किस भाग में भोजन अम्लीय रहता है? तो इसका उत्तर होगा क्षुद्रांत में। अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में भोजन अम्लीय रहता है? तो मनुष्य के आमाशय में भोजन अम्लीय रहता है। मनुष्य के यकृत से स्रावित होने वाले रस का नाम लिखिए। तो इस रस का नाम होगा पित्तरस। अगला प्रश्न है, आमाशय से आने वाले भोजन या अम्लीय भोजन को क्षारीय कैसे बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अग्नाशयक एंजाइमों की क्रिया के द्वारा आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन में पित्त लवण का कार्य लिखिए। इसका उत्तर होगा पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में एमल्सीकृत वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? इस एंजाइम का नाम है लाइपेज। अगला प्रश्न, मनुष्य में पचित भोजन क्षुद्रांत में किस संरचना द्वारा अवशोषित किया जाता है? इसका उत्तर होगा दीर्घरोम या अंगुली जैसे प्रवर्ध। अगला प्रश्न है, मनुष्य की क्षुद्रांत में दीर्घरोम का कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा अवशोषण की सतही सतल या क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मनुष्य की क्षुद्रांत में जो दीर्घरोम होते हैं वह अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। अध्याय का अगला वन लाइनर प्रश्न है, जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा अवायवीय श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। मनुष्य की पेशियों में क्रैम्प का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण मनुष्य की पेशियों में क्रैम्प का कारण होता है। मनुष्य की पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है? तो इसका उत्तर होगा पेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरूवेट 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी का कार्य लिखिए। तो एटीपी का कार्य है पेशियों के सिकुड़ने, तंत्रिका आवेग का संचरण और प्रोटीन संश्लेषण करना। इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें क्योंकि जो वन लाइनर या छोटे प्रश्न होते हैं वह परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो शुरुआत के 5 प्रश्न होते हैं वह वन लाइनर या छोटे क्वेश्चन ही होते हैं। इनकी सहायता से परीक्षा में सफलता आसानी से अर्जित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। क्या उपस्थित है? इसका अर्थ होता है स्टार्च उपस्थित है। श्वसन क्रिया में स्थलीय जंतु ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो श्वसन क्रिया में स्थलीय जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया में जलीय जंतु ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं?
तो इसका उत्तर होगा जल में विलेय ऑक्सीजन को जलीय जंतु ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है मानव में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु, घुल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित पहुँचे इस कार्य के लिए कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा श्वास नली में महीन बाल या सीलिया एवं श्लेष्मा की परत। अगला प्रश्न है मनुष्य के श्वसन तंत्र में गुब्बारे जैसी रचना का नाम लिखिए। तो श्वसन तंत्र में जो गुब्बारे जैसी रचना होती है उसे कूपिका कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली कूपिका का कार्य लिखिए। मनुष्य के श्वसन तंत्र में जो कूपिका पाई जाती है उसका कार्य है कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में श्वसन क्रिया में ग्रहण की ऑक्सीजन या O2 को ऊतक तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर होगा श्वसन वर्णक या हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है मानव में श्वसन वर्णक या हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो मानव में श्वसन वर्णक या हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसीज में पाया जाता है। प्रश्न है प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो रुधिर में माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे जीव का नाम लिखिए जो क्लोम द्वारा सांस लेता है। तो ऐसा जीव होता है मछली जो क्लोम या गिल द्वारा सांस लेता है। अगला प्रश्न मनुष्य की आहार नली में भोजन को कौन गति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा क्रमानुकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति के द्वारा आहार नली में भोजन को गति प्रदान होती है। अगला प्रश्न हृदय को वाल्वों की क्यों आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में आलिंद और निलय में से किसकी भित्ति मोटी होती है? तो निलय की भित्ति मोटी होती है। मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन रहित एवं ऑक्सीजन जनित रुधिर न मिलने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। अगला प्रश्न है ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिन्हें उच्च दक्षतापूर्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है पक्षी और स्तनधारी जंतुओं में। अगला प्रश्न पक्षी एवं स्तनधारी को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर होगा अपने शरीर का नियत तापक्रम बनाए रखने के लिए क्योंकि ये समतापी होते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। तो जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मछलियों के शरीर में एक चक्र में कितनी बार रुधिर हृदय में जाता है? 1 बार। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जब रुधिर प्रत्येक चक्र में दोबारा हृदय में जाता है इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं? इसका उत्तर है रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में निलय प्रकुंचन के समय धमनी में जो दाब उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। मनुष्य के हृदय में निलय अनुशीतलन के समय या दौरान धमनी में उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुशीतलन दाब। अगला प्रश्न है मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो इसका उत्तर है प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर एवं अनुशीतलन दाब 80 मिलीमीटर। रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? स्पाइगनोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। मनुष्य में धमनियों का सिकुड़ना रक्त प्रवाह में प्रतिरोध किस रोग के लक्षण है? यह है उच्च रक्तदाब। अगला प्रश्न है बेनलिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें धमनी कहते हैं। जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति कैसी होती है? धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। अगला प्रश्न है बेनलिकाएं जो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं उन्हें सिराएं कहते हैं। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स का कार्य लिखिए। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। अगला प्रश्न लसिका किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कोशिकाओं की भित्तियों उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोश के अवकाश में आ जाते हैं उसे लसिका कहते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका रंगहीन होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों के किस भाग में संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों के पत्ती वाले भाग में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है जाइलम का कार्य लिखिए। इसका उत्तर होगा जाइलम जड़ के द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अगला दिया गया है फ्लोएम का कार्य। फ्लोएम भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पौधों में जल की हानि किसके द्वारा होती है? पौधों में जल की हानि रंध्र जो पत्तियों में पाए जाते हैं उनके द्वारा होती है। अगला प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन
उत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के जो अंग हैं वह है एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में पाए जाने वाले निस्यंदन एकक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वृक्काणु या नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन या अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की युक्ति क्या कहलाती है? इसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। कृत्रिम वृक्क द्वारा जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की युक्ति है वह डायलिसिस कहलाती है। मनुष्य में वृक्क का कार्य लिखिए। तो वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाता है। इन प्रश्नों को आप रिक्त स्थान के रूप में तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रेट्स और अमोनिया। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका उत्तर है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। यह प्रश्न हम पूर्व में भी देख चुके हैं। इसका उत्तर है एटीपी। वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो उसका उत्तर है क्लोरोफिल। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होने पर अंतिम उत्पाद एथेनॉल या जल होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल और जल होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर में कूपका गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है। धमनियों में कपाट पाए जाते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव की दिशा में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं पाठ 5 जय प्रक्रम से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर देखे जो वन लाइनर प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, छोटे उत्तर हैं। अब हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। भाग 6 में पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित जो छोटे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पूर्व के प्रश्नों के उत्तर भी चैनल पर पब्लिश किए जा चुके हैं। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एक कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्न यहाँ पब्लिश किए जाएंगे वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।